नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले एक क्लास में हमने प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया और निजी परिवार और संपत्ति के साम्यवाद संबंधी विचारों को समझा और आधुनिक साम्यवाद से उसकी तुलना की। आज की इस एक क्लास में हम प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। आदर्श राज्य या दार्शनिक राजाओं के संबंध में प्लेटो के विचार रिपब्लिक में या अन्य दूसरे उसके लिखित ग्रंथों में क्या हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे या इस एक क्लास के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे कि पहले प्लेटो के जीवन परिचय, उसकी शिक्षा योजना, उसकी न्याय व्यवस्था, उसके साम्यवादी संबंधी विचारों में एक जो सामान्य चीज़ देखने को मिलती है या है, वो है आदर्श शासक। और आदर्श शासक के माध्यम से वो समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है और वो एक ऐसे दार्शनिक राजा या आदर्श राजा की कल्पना करता है या रिपब्लिक में विचार देता है कि वो समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करे। और न्याय के संबंध में प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति जिन गुणों में संपन्नता लिए हो वो उस कार्य को करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि आदर्श राजा की प्राप्ति के लिए या आदर्श राजा बनाने के लिए या आदर्श राज्य बनाने के लिए उसने राजा कैसा होना चाहिए, इसके लिए उसने न्याय व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था बताई और उनके माध्यम से वो आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात अपने रिपब्लिक में कहता है। अब हम आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो के क्या विचार हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। पहले हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्लेटो का समस्त चिंतन आदर्श राज्य को लेकर है। आदर्श राज्य को लेकर ही उसने अपनी शिक्षा योजना तैयार की, उसने अपने साम्यवादी विचार बताए और वो केवल इसलिए कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है, कैसे शासक वर्ग को पारिवारिक मोह से, स्वार्थ से, लोभ से, इनसे दूर करके एक आदर्श राजा की प्राप्ति की जा सके। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उसने आदर्श राज्य के भव्य भवन मतलब राज्य के भव्य निर्माण के लिए या आदर्श राज्य के भव्य भवन निर्माण हेतु न्याय सिद्धांत को आधारशिला कहा और शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया, या उसको हम यूँ कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि आदर्श राज्य के भव्य भवन रूपी के निर्माण हेतु न्याय सिद्धांत और शिक्षा योजना तथा साम्यवाद इसमें कंक्रीट सीमेंट जैसा काम करेंगी। और ये इसकी जिस तरह की योजना है उस हिसाब से अगर कहीं
आदर्श राज्य की स्थापना हो सके तो निश्चित रूप से ये उसके पिलर होंगे या स्तंभ हैं। इसी संदर्भ में फोस्टर के अनुसार प्लेटो ने संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो की जो मौलिक अवधारणा या विचार है वो दार्शनिक राजा का है। रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे। मतलब प्लेटो का मानना है कि राज्य में या नगर राज्यों में कष्टों का या अन्याय का अंत तब तक नहीं होगा तब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा, या इस संसार के राजाओं, नरेशों, युवाओं में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की भांति प्लेटो की भी धारणा थी कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी और जहाँ शासक सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। और ये चीनी दार्शनिक जो कन्फ्यूशियस हैं उनकी इस बात में बहुत बड़ा बल है कि जहाँ शासक वर्ग सद्गुणी हो, आदर्श हो, वहाँ कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा शासक हमेशा ऐसा ही रहे, उसके लिए रिपब्लिक में प्लेटो ने साम्यवाद की शिक्षा की और न्याय व्यवस्था की जो स्तंभ बताए हैं उनका उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ शासक सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। जहाँ शासक दुर्गुणी आ जाए, व्यसनों में लिप्त रहने वाला आ जाए, वहाँ कानून का कोई अर्थ नहीं रहता, वो निरर्थक हो जाता है। जनता राजा द्वारा बनाए गए कानूनों का या शासक द्वारा या शासन सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन नहीं करती है। ये चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जो धारणा है या विचार है ये काफ़ी न्याय संगत सी प्रतीत होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शासक को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वे कानून, परंपराओं तथा जनमत के अधीन नहीं हैं, लेकिन शासक की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक पर 4 प्रकार के नियमों की पालना हेतु बाध्यता बताई है, जिसमें पहला है दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि धन व संपत्ति की असमानता बहुत अधिक विषम नहीं हो, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। जो प्लेटो ने दार्शनिक शासक को पूर्ण शक्तिमान माना है, लेकिन वो निरंकुश असीमित नहीं है उनकी शक्ति। उसने दार्शनिक राजा पर 4 प्रकार के नियमों की पालना की बात की है, जिसमें पहला है कि संपत्ति का जो असमान वितरण है वो बहुत अधिक नहीं हो, क्योंकि असमान वितरण से समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे जो आदर्श राजा को नियम की पालना करनी है, वो दूसरा नियम है शासक को अपने राज्य का आकार इतना ही बनाए रखना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। यानी कि राजा को अपनी राज्य की सीमाओं का अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए या अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एकता और आत्मनिर्भरता नहीं रह पाएगी। इसलिए उसका इस नियम का भी पालन करे राजा कि वो राज्य की सीमाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाए। तीसरे जो पालन योग्य उसके लिए नियम हैं आदर्श शासक के लिए, शासन को न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करे। अगर इस नियम का पालन
तत्कालीन प्लेटो के विचारों में यूनान के छोटे नगर राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि आज के शासक या सरकार या किसी राज्य के जनता के लिए या शासक के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन अगर सरकार में बैठे व्यक्ति या शासक या सामान्य जनता अगर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करे तो निश्चित रूप से वो राज्य आदर्श राज्य की स्थिति में आ सकता है। और चौथा जो नियम का पालन शासक वर्ग को करना है, उसके बारे में प्लेटो कहता है कि शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि उससे अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, उनके पवित्र चरित्र का निर्माण हो, उनमें ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। दार्शनिक शासकों के संबंध में विशेष बात यह है कि उनका जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन है। प्लेटो निश्चित रूप से यूनानी नगर राज्यों के लिए नहीं बल्कि वर्तमान में विश्व के सभी शासक वर्ग के लिए या सामान्य जन के लिए भी ये बात लागू होती है कि व्यक्ति और शासक वर्ग के लिए खास तौर से कि उनका जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन होना चाहिए। यद्यपि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी किंतु उनके अपने व्यक्तिगत हित, संपत्ति और परिवार नहीं होगा। ये दार्शनिक शासकों की धारणा में दोष क्या हैं इसके बारे में भी प्लेटो बताता है और ये सारे विचार अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो द्वारा बताए गए हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासक की धारणा में अनेक दोष हैं जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना, ये बात समझ में आ सकती है कि सर्वशक्तिमान होगा, सारी शक्तियाँ उसमें निहित होंगी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, उसके लिए कोई कानून नहीं होगा। तो पहला जो दोष बताया है दार्शनिक शासकों की धारणा में जो दोष है वो है निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो ने दार्शनिक शासक असीमित राजनीतिक शक्तियाँ प्रदान करता है जिससे उनके निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाती है। यद्यपि प्लेटो 4 प्रतिबंधों का उल्लेख रिपब्लिक में करता है किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं कि वो सत्ता के मद के दुरुपयोग से उनको बचा सकें या उनको रोक सकें। लॉर्ड एक्टन इसी संदर्भ में कहते हैं कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। और ये जो लॉर्ड एक्टन का विचार है या उसका सिद्धांत है ये बिल्कुल सही साबित वर्तमान शासकों पे या राज्यों पर भी लागू होता है और यूनान के तत्कालीन छोटे छोटे नगर राज्यों पर भी लागू होता है कि निरंकुश सत्ता, पहली बात तो सत्ता आदमी को, मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता या पूर्ण सत्ता आदमी को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में दार्शनिकों का स्वेच्छाचारी शासन वे ही दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाले होंगे जिनके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की व्यवस्था की है। पहला जो दार्शनिक राजा का धारणा में जो दोष बताया वो ये था कि निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त होगा या निरंकुश शासक निरंकुश बन जाएगा या हो जाएगा। नागरिकों की दूसरा जो दोष है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। ऐसा माना जाता है कि ऐसे आदर्श राजा या आदर्श राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो जाएगा। प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासकों को संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने,
नागरिकों के विवेक एवं स्वतंत्रता का अंत कर दिया है। नागरिकों को शासकों ने के नियंत्रण एवं निर्देशन में रखकर नागरिकों को राज्य रूपी मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रहना होगा और यह स्थिति पशुओं की जैसी ही होगी और इस प्रकार की शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वयं विवेक का अंत हो जाएगा, ऐसा इसमें दोष देखा गया है या माना जाता है कि जो दार्शनिक शासक होगा संपूर्ण शक्तियों का स्वामी होगा और वो नागरिक अपने विवेक और स्वतंत्रता का कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे और वो सब कुछ दार्शनिक राजा के नियंत्रण और निर्देशन में रहकर ही जड़ पुर्जे बन जाएंगे, यानी कि निर्जीव हो जाएंगे और उनकी स्थिति पशुओं जैसी हो जाएगी, ऐसा इसमें दोष बताया गया है। तीसरा जो दोष बताया है वो बताया है कि प्रजातंत्र के समानता के सिद्धांत की अवहेलना। उसका यह विचार कि दार्शनिक शासक ही गुण व ज्ञान के धनी होंगे। प्लेटो का ये मानना था कि दार्शनिक शासक ही गुण व ज्ञान के धनी होंगे, क्योंकि दार्शनिक शासक प्लेटो द्वारा बताई गई शिक्षा योजना में सफल हुए 50 वर्ष की आयु तक की परीक्षा या अध्ययन के बाद में सफल हुए व्यक्ति ही दार्शनिक शासक बनेगा, तो शासक ही गुण और ज्ञान के धनी होंगे। ये सिद्धांत प्रजातंत्र के समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वह अरस्तु की इस बात में जो अधिक सत्य है विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। अरस्तु का जो कहना था कि कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में कुछ लोग अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन प्लेटो अपने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा या आदर्श राजा या के जो गुण हैं उन्हीं को सर्वोपरि मानता है। चौथा जो दोष बताया है, दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित व अहितकर होगा। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र में के कृत्यों का उचित रूप से संपादन कर सकेंगे, इसमें बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता सनकीपन उत्पन्न करती है और सनकी व्यक्ति निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित हो सकता है। ऑस्ट्रिया के जोसेफ सेकंड जैसे जो दार्शनिक शासक हुए उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। इस संबंध में जोवेट ने लिखा है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर की देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। ये जो दोष बताया गया है कि दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित व अहितकर होगा, ये हो सकता है कि एक दोष के रूप में गिना जाए, लेकिन इसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक दर्शन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और निजी परिवार, निजी संपत्ति और इनसे दूर परिवार से दूर व्यक्ति कुछ अलग विचार उसके मस्तिष्क में आ सकते हैं और उसमें कुछ सनकीपन आने की संभावना या उसके मानसिक असंतुलन की संभावना बढ़ जाती है। और इसमें ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ सेकंड का उदाहरण भी बताया गया है और जोवेट ने भी लिखा है कि या तो दार्शनिक राजा बहुत आगे की सोचते हैं या बहुत पीछे की सोचते हैं, उनका दर्शन चलता रहता है और वर्तमान पर वो बहुत ज़्यादा उनका कोई संबंध नहीं होता है। पांचवा जो दोष बताया गया है, विरोधाभासों से पूर्ण। जो आदर्श राजा या दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है ये वो विरोधाभासी है, ऐसा एक दोष इसमें है। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत विरोधाभासी है। एक और तो प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को असीम शक्तियाँ प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर
4 प्रकार के प्रतिबंध लगाता है जो अपने आप में विरोधाभासी हैं। बारकर ने तो इसे रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा है। पुरुषों और स्त्रियों के समान शिक्षा तथा कार्य और पत्नियों के साम्यवाद से भी बड़ा विरोधाभास मानता है। तो बारकर ने संपत्ति और निजी परिवार के साम्यवाद की जो बात प्लेटो ने बताई है उससे भी बड़ा विरोधाभासी इस दार्शनिक राजा के सिद्धांत को बताया है कि एक तरफ तो उसको संपूर्ण शक्तियाँ देता है और दूसरी तरफ उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगा देता है। इसलिए वो कहता है कि रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पुरुषों और स्त्रियों के समान शिक्षा देना तथा कार्य और पत्नियों के साम्यवाद से भी बड़ा विरोधाभासी इस दार्शनिक राजा के सिद्धांत को माना है। जो छठा दोष बताया है वो प्लेटो की स्वयं की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब भी हो सकता है। ऐसा एक दोष बताया है कि प्लेटो की स्वयं की महत्वाकांक्षा थी कि मैं ऐसा दार्शनिक राजा स्वयं बनूं या मैं ऐसा दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन करूं। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उसने अपने दार्शनिक शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। पापर का कहना है कि दार्शनिक शासक स्वयं प्लेटो है और रिपब्लिक उसके शासन बनाए जाने का दावा। ऐसा पापर एक विद्वान है, उनका कहना है कि दार्शनिक शासक स्वयं प्लेटो है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। वस्तुतः दार्शनिक शासन की कल्पना को वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में कभी भी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं बन सके, न केवल यूनान के नगर राज्यों में बल्कि विश्व के किसी भी राज्य में वर्तमान तक ऐसा दार्शनिक शासक नहीं बन पाया है। स्वयं प्लेटो सिराक्यूज के दियोनिसिस को आदर्श दार्शनिक राजा बनाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ये प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण था। अगले वीडियो में हम प्लेटो के दार्शनिक शासन का जो दूसरा भाग होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आपका धन्यवाद।